गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये है +1 बायोलॉजी और चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। थोड़ा सा इधर कर लूंगा, क्लोज कर दो नहीं तो गर्म हो जाएगा रूम ना। +1 बायोलॉजी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से जितनी भी डेड चीजें हैं उनकी यूनिट एटम है, चाहे ये बुक है, चाहे टेबल है, चाहे ये गिलास है, चाहे ये फैन है, ये सब डेड है। डेड है तो इनकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। और लिविंग की क्या है? सेल। जैसे इस दीवार की अगर बात की जाए तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? ब्रिक। ब्रिक बार बार रिपीट होकर के क्या बन जा रही है? दीवार। तो उसी तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म धरती पर हैं, अगर वो बिग है तो मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हुए हैं। मिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हैं। जो जितना बड़ा है उसमें उतने ही ज्यादा सेल है। इज इट ओके? अब क्या है, क्वेश्चन है कि सेल को स्ट्रक्चरल, व्हाट इज सेल? क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल इज structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. Functional unit of life. Is it okay? तो सेल बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर भी बना रहा है और काम भी वही कर रहा है अंदर। ठीक है। सेल, ऑर्गेनिज्म, सेल क्या करता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, फ्यू सेल्स भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फ्यू सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इज इट ओके? थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का। तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि जितनी भी लिविंग चीजें वो सेल से बनी है, डेड चीजें एटम से बनी होती है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इज इट ओके? When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? Or what is it that an inanimate thing does not? Inanimate मतलब जो living नहीं है, inanimate मतलब dead, does not have which living things have not. The answer to this presence of the basic unit life is cell. तो कहते कि वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डेड में नहीं है? सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी लिविंग चीजें सेल से बनी हुई हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, पहले बता चुके हो, और जिनमें बहुत सारे हैं वो मल्टी सेलुलर। बात खत्म। व्हाट इज ए सेल? सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन A complete structure of a cell does not assure independent living. बोलते अगर सेल में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, या गोल्गी बॉडी नहीं है, या न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सेल के अंदर के पूरे ऑर्गेनील्स होना, उसके लिए फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कह रहे वो कौन था जिसने सबसे पहले मतलब सेल देखा? वो था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। कौन था? डिस्क्राइब सेल की सेल लिविंग है, उसने कहा सेल लिविंग है। और रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो क्या हुआ? ये पहला हमारे पास इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या आया? व्हाट इज सेल। और दूसरा क्या आया कि व्हाट मेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग। तो सेल
और दूसरा कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। और तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आया है वो है कि हु डिस्कवर्ड सेल, दैट इज ल्यूवेनहुक, एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन और व्हाट इज सेल, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास the invention of the microscope and the improved leading electron microscope revealed all the structural details of the cell। बोलते जब मार्केट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट ने डेवलप किए तब सेल क्या डिटेल स्ट्रक्चर सामने आया कि सेल के अंदर क्या क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप से इतना सारा स्ट्रक्चर, अंदर के सारे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखते थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुए तो फिर अंदर के जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल के क्लियर होने लगे। अब है हमारे पास सेल थ्योरी। क्या है? सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी दी थी मैथ्यूस क्लेडन, बोटानिक्स केमिस्ट। फिर बाद में इसको और इम्प्रूव किया था, ठीक है, क्लेडन, सकवान ने। किसने? सकवान ने, ठीक है। तो पहले जो थ्योरी किसने दी? पहले थ्योरी दी मैथ्यूस क्लेडन ने, ठीक है। ये एक बोटैनिस्ट था, इसने ऑब्जर्व किया प्लांट की कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, कि प्लांट्स एक ही टाइप के सेल नहीं है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप के सेल्स और टिश्यूज है, ठीक है। एट अबाउट द सेम लेवल थियोडर, उसी टाइम थियोडर एक साइंटिस्ट था, थियोडर सकवान, वो जूलॉजिस्ट था, ये बॉटनिस्ट था, ये जूलॉजिस्ट था। तो इसने डिफरेंट टाइप्स की एनिमल्स की स्टडी की और इसने भी रिपोर्ट किया, इसने क्या रिपोर्ट? दैट द सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, कि सेल के अंदर एक बाहर की बड़ी पतली लेयर होती है और उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वही लेयर जो स्पेसिफिक चीजें अंदर ले जा सकती है बॉडी के, स्पेसिफिक चीजें सेल के, और स्पेसिफिक चीजें बाहर ला सकती है। इज इट ओके? तो उसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इज इट ओके? ठीक है। तो ये किसने कहा कि एक थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है सेल के ऊपर? किसने कहा? स्क्लेडन, जो कि एक जियोलॉजिस्ट था, ठीक है। और उसे नाम क्या दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचुरली किसने डिस्कवर की? सकवान ने, थियोडर सकवान, जियोलॉजिस्ट, ठीक है। He also concluded based on the studies of the plant tissue that the presence of the cell wall is a unique character of the plant। बोलते प्लांट के ऊपर सेल वॉल भी है लेकिन एनिमल्स पे सेल वॉल नहीं है। तो प्लांट्स का वो एक यूनिक कैरेक्टर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही है और उसके बाहर जो है एक सेल वॉल भी है। तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में पहला पॉइंट आ सकता है कि एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल और प्लांट्स हैव सेल वॉल। On the basis of this, Sakwan proposed the hypothesis that the bodies of the animals and plants are composed of the cells and products of the cells। बोलते इसी बेस पे सकवान और थियोडर दोनों मिल गए और उन्होंने एक क्या दी? थ्योरी दी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है, उनके अंदर सेल है और सेल के प्रोडक्ट्स है, सेल है और सेल के प्रोडक्ट्स है। तो स्क्लेडन एंड सकवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, दोनों ने मिलकर सेल की थ्योरी दी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। बोलते स्क्लेडन और सकवान ने ये थ्योरी तो दी कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल के बने हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सेल कहाँ से आते हैं और आगे सेल कैसे बढ़ते हैं। फिर रुडोल्फ वर्च्यू सामने आया। कौन आया? रुडोल्फ वर्च्यू। उसने कहा कि सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल कम्स फ्रॉम द, और इसको मतलब साइंटिफिकली कहा कि ओमनिज सेलुलाe सेलुला, ओमनिज सेलुलाe सेलुला। इसका मतलब क्या है? सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इज इट ओके? न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ही मॉडिफाइड, और इसने हिपोथेसिस जो है, जो सोच थी स्क्लेडन और सकवान की, उसने फाइनल थ्योरी दी। और फाइनल थ्योरी में किसने दी? ये रुडोल्फ वर्च्यू ने, ये है रुडोल्फ वर्च्यू ने फाइनल थ्योरी दी। समझ रहे हो? पहले एक पॉइंट जो है सकवान ने दे दिया, एक स्क्लेडन ने दे दिया, और उसके बाद वर्च्यू आया, उसने कहा कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। ये थ्योरी तो थी और उसके प्रोडक्ट्स थे, ये तो इन्होंने निकाल दी थी चलो।
और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सभी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ये थ्योरी के पॉइंट्स बन गए। मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी तक? एक सेल से बना होता है और मल्टीसेलुलर जो ज्यादा सेल से बना होता है। और सबसे पहले सेल डिस्कवर उसके बाद लिविंग सेल सबसे पहले माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। स्केलेटन और स्केलेटन सक्वान और स्केलेटन एंड सक्वान में जो बहुत थे उन्होंने लिविंग थ्योरी की सेल की, जो कि बाद में क्लेयोस में वो प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, अब है हमारे पास ओवरव्यू ऑफ सेल। क्या है? ओवरव्यू ऑफ सेल। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इज एन ओनियन पील। वो तो सबसे पहले जो ओनियन पील में, कॉर्क के बाद ओनियन पील में जो है डिस्कवर हुआ था सेल, और ह्यूमन चीक, मतलब हमें एक वो करवाया था, तो हमने मार्चिस लेकर के, मार्चिस से हमने चीक के सेल निकाले थे ऐसे रब करके, और फिर उसको उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डाल के। हाँ, तो ओनियन पील या ह्यूमन चिक में देखे गए थे सेल, ऑब्जर्व किए गए माइक्रोस्कोप के थ्रू। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर, बोलते याद करते हैं उसके स्ट्रक्चर को कि वो कैसा था। द ओनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। उस प्लांट का था तो उसके ऊपर क्या थी? सेल वॉल थी, बाहर की बाउंड्री, अंदर क्या थी? सेल मेम्ब्रेन। बोलते जब हमने क्या ओनियन का छिलका लिया, तो उसको जब हमने ऑब्जर्व किया, वो प्लांट का है छिलका, तो उसमें सेल वॉल भी दिखी और सेल मेम्ब्रेन भी दिखी। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव आउटर मेम्ब्रेन डेलिमिट, बोलते बाहर, और जब ह्यूमन चीक का देखा तो उसमें सेल वॉल नहीं थी। इनसाइड ईच सेल इज ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, और हर सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर दिखा जिसे हमने न्यूक्लियस कहा। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स। इस न्यूक्लियस, जैसे ये सेल है एनिमल का, ये होगी बाउंड्री, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस, ठीक है, डेंस बिल्कुल घना, और इसके अंदर थे क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या थे? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के ऊपर पड़े हुए थे डीएनए। क्लियर है? तो डीएनए तो कह रहे हैं कंटेन्स, दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम्स कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। और उन क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस ये न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए पड़ा हुआ है। क्या पड़ा है? डीएनए। तो सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। बोलते सेल दो तरह के होते हैं, एक जो मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे ये हमारे पास सेल है और अंदर अगर ऐसे बिखरा पड़ा है न्यूक्लियस, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और भी जो चीजें हैं जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये होता है बैक्टीरिया का। तो ये बड़े प्रिमिटिव होते हैं, बहुत पुराने। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनकी जितने भी एक तो सेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के ऊपर भी मेम्ब्रेन होगी, जितने भी पार्ट है उनके ऊपर भी वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन होगी। तो ये इन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो इन्होंने कहा द सेल्स दैट हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, व्हेयरएज सेल्स दैट लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोट्स। जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड चीजें नहीं है वो प्रोकैरियोट्स हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। बोलते ये जो जितनी भी सेल की अंदर चीजें पड़ी होंगी, वो पड़ी होंगी एक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर। ये इसके इधर क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होगा, इसके ऊपर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, इधर ही राइबोसोम होंगे, इधर ही वेसिकल्स होंगे। तो इस तरह से सारी चीजें इस मैट्रिक्स के अंदर पड़ी होंगी, और इस मैट्रिक्स को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोई डाउट? इसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। और सारी जो एक्टिविटीज होनी होती हैं इसी सेलुलर एरिना में होती है, सेल की एक्टिविटीज। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। बोलते सारी एक्टिविटीज इसी में
होती हैं। Besides the nucleus, the eukaryotic cell have other membrane bound distinct structure called the organelles. बोलते न्यूक्लियस के अलावा बाकी बहुत सारी चीजें सेल के अंदर हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? सेल के ऑर्गेनील्स। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनील्स। हो गया। लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल, वैक्यूल, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनील्स हैं सेल के, और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, यूकैरियोटिक में ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेनियस है, इसको याद कर लेना। इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ना बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों में नहीं होती है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में ऐसा कौन सा सेल का ऑर्गेनील्स है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है? कौन है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है। When the cell ribosome are found not only in the cytoplasm but also within the 2 organelles chloroplast and mitochondria and on rough। तो बोलते ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं प्लांट के, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी पाए जाते हैं, और ये रफ एंडोप्लाज्म 3 ऑर्गेनील्स के ऊपर। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राउंड स्ट्रक्चर ऊपर से, ये रफ एंडोप्लाज्म स्मूथ रफ पे होंगे। इस इट ओके। इसके बाद है एनिमल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स कॉल्ड द सेंट्रोसोम। और द एनिमल्स, देखो इन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्लांट्स में, प्लांट्स के केस में दोनों में मतलब राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो, उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। बोलते लेकिन ये जो एनिमल सेल होता है इसमें और भी ऑर्गेनेल हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, और वो है सेंट्रोसोम। वो कौन है? सेंट्रोसोम। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लांट्स के केस में सिर्फ राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन एनिमल के केस में 2 चीजें हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, एक राइबोसोम और जो सेंट्रोसोम। मेरी बात समझ आ गई है ना? डन, थैंक यू। ये है सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज होते हैं, और सेल ना अलग अलग साइज, शेप और एक्टिविटी भी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल माइक्रो, याद करना है, ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये। और ये आता है कि स्मॉलेस्ट सेल बताओ दुनिया में कौन है? स्मॉलेस्ट सेल, तो आप बोलोगे माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल ओनली 0.3 माइक्रोन मीटर, है ना? माइक्रोमीटर क्या होता है? 10⁻⁻⁶, है ना? तो दुनिया में सबसे छोटा सेल जो है वो हर सेल का अपना अपना साइज है, और दुनिया में जो सबसे छोटा है वो माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ा जो है ऑस्ट्रिच एग दुनिया में, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में काउंट किया जाए। वैसे ह्यूमन के अंदर तो नर्व सेल लॉन्गेस्ट होता है, बट ऐसे अगर दुनिया में हर चीज के अंदर देखना हो तो ऑस्ट्रिच में सबसे बड़ा होता है। इज इट ओके? तो ये अलग अलग शेप्स आपको दी हुई है। नर्व सेल ऐसा होता है, ट्रैकियड सेल ऐसा होता है, मेसोफिल सेल ऐसा होता है, कॉलुमनर सेल ऐसे होते हैं, रेड ब्लड सेल ऐसे होते हैं। तो एक नजर मार लेना, वहां ड्रॉ किए हुए आएंगे और पूछ लेंगे कि बताओ कि ये सेल किसका, इसको ना। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बायो में, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, डायग्राम बना होगा उसको लेबल कर दो, है ना। तो द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज ऑस्ट्रिच, आ गया। Among multicellular organism, human red blood cell are about 7.0 micron. Nerve cell are some of the longest cell, ठीक है। Cells अपनी शेप में भी अलग अलग होते हैं। They may be disc-like, ये disc-like भी हो सकते हैं, falling में। तो आपको बता दिया कि किस किस शेप में सेल होते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेल होता क्या है, हमने पढ़ा कि सेल किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी किसने दी, और सेल थ्योरी के क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद ऑर्गेनील्स क्या होते हैं, सेल का पूरा सेल डिफरेंट टाइप्स के कैसे कैसे होते हैं। अब है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल तो पहले ही आपको सब कुछ पता है इसके बारे में कि जितने भी इसके ऑर्गेनील्स होंगे उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी।
प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड, और ज्यादातर ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, ये याद कर लेना। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ की फुल फॉर्म आ जाती है, पीपीएलओ की फुमा, तो ये क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल, बोलते ज्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं और ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं करते। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप, और इनकी शेप साइज भी डिफरेंट होता है। 4 बेसिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि बैक्टीरिया की बेसिक टाइप्स बताओ, तो क्या बोलोगे आप, एक तो बैसिलस शेप, एक कोकस शेप, एक विब्रियो और एक स्पाइरल, याद करनी है ये, ठीक है। इसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इन इवन दो प्रोकैरियोटिक सेल exhibit a variety of shapes, बोलते प्रोकैरियोटिक शेप्स का अलग अलग शेप और फंक्शन होते हैं, ये बताया इन्होंने। ये है वायरस, ये भी क्या है, प्रोकैरियोटिक है। पीपीएलओ ये ऐसी होता है देखने में, देखो शेप अलग है सबकी। टिपिकल बैक्टीरिया ये देखो ऐसा है, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा, जो चीजें पाई जाती है वो मैक्सिमम पाई ही जाएंगी, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक में आप देखोगे अलग अलग तरह के अलग अलग शेप। प्रोकैरियोटिक हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइक्रोप्लाज्मा, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। पहले बार बार कह रही हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए होगा, डीएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो ये सब कुछ, द प्लाज्मिक डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक, कई बार प्लाज्मिक डीएनए भी होता है बैक्टीरिया के अंदर, और हायर क्लासेस प्लाज्मिक डीएनए इज यूजुअली बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, बोलते यूकैरियोट्स में जो डीएनए होगा उसके ऊपर क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक के उसके ऊपर नहीं होगी। सब क्लियर हो गया। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मीजोसोम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रो, याद करना है, इंपॉर्टेंट। मीजोसोम क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीजोसोम क्या होता है, आंसर क्या है, स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द मीजोसोम इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बोलते अलग से ही, बस एक सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होगी इसके ऊपर, बाकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट ऑन द प्रोकैरियोट इज कॉल्ड मीजोसोम। क्या कहा, मीजोसोम। अब है हमारे पास सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये हम कल करेंगे। क्यों, क्योंकि आज का जो आपका काम है वो ये ज्यादा इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये दो भी आपने ड्रॉ करने हैं और सारी ऑर्गेनील्स के नाम आपने याद कर लेने हैं, ताकि फिर हमें इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो याद करने में इजी रहे। क्लियर है। यहाँ से बलराज को आवाज देना, और बलराज बलराज आ जाओ बेटा, समझने के बाद चले जाओ। बॉस कायरा क्या कर रही है, कायरा आइए, कायरा है, कायरा आइए, कायरा इंग्लिश कर लो बेटा, मैथ्स करो भले। कौन सा चैप्टर कर रहे थे हम? कोई और निकालो, इसमें ना क्लियर नहीं लिखा, मेरे को फिर इसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो मुझे
गाइड से ढूंढ ढूंढ के ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत है। एग्जीक्यूटिव भी नहीं किया है? तुम तो कल कह रहे थे किया है? नहीं किया? बुक निकाल, ये बुक निकाल, सुपर है। नैनिशा, आपका बेटा कोई और चैप्टर बचा केमिस्ट्री का, सिलेबस का, मिड टर्म का? ठीक है, मतलब सिलेबस कवर है मेरा सारा अब। थैंक यू। किया है ना? हाँ, तो फिर रिवाइज करो उसको। भूल ही गए हो कि किया कि नहीं किया, पर पहले कल जो बाकी भी बचे होंगे यार, रिवाइज तो बाद में करते हैं, पहले बाकी चैप्टर भी तो टिक लगाए आपने। इसमें निकालो कोई और। कल तुमने कहीं लिखा था, कहाँ लिखा था? हाँ लाओ उसको, नहीं तो गलत फलत मत कर लेना यार। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया किया हमने। लोकल गवर्नमेंट कर लिया? हाँ कर लिया। ये क्या करवाया है मैडम ने? लेजिस्लेचर भी करवा दिया मैंने, है ना? ह्यूमन राइट्स करवाए? राइट्स, चलो आ जाओ, राइट्स कर लो। ये ना 5th चैप्टर नहीं करवाए सच में मैंने। ये राइट्स का कोई चैप्टर तो किया था हमने थोड़ा सा। हाँ नहीं, बैठो बैठो, ठीक है। मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है हमारे पास? मीनिंग ऑफ राइट्स, हकों का मतलब। जो हमें हक, राइट दिए हैं किसने? गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर दोज क्लेम्स विच नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट्स एंड डिग्निटी। बोलते हैं राइट्स वो चीजें हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं, वो बातें हैं जो हम क्लेम कर सकते हैं, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और वो हमारी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए जरूरी है। तो और अगर वो कोई हमसे छीने तो हम क्लेम कर सकते हैं। कह रहे हैं इट डिनोट्स वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स। बोलते इट डिनोट्स वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स, एज इंडिविजुअल्स and as human beings। बोलते इट डिनोट्स वी आर एंटाइटल्ड टू एज सिटीजन्स, ये हमें बताता है कि हम भी सिटीजन्स हैं, हम भी इंडिविजुअल हैं, हम भी इंसान हैं, और जो हक हमें मिले हैं वो हम लेके रहेंगे। देयर आर प्राइमरली 2 ग्राउंड्स ऑन विच राइट्स हैव बीन क्लेम्ड। बोलते 2 तरीके से आप अपने हक को क्लेम कर सकते हो। फर्स्टली, राइट्स रिप्रेजेंट कंडीशंस दैट वी कलेक्टिवली सी एज ए सोर्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। बोलते पहले आप राइट्स रिप्रेजेंट कंडीशन, राइट वो कंडीशंस हमें देते हैं कि वो हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट टू लाइवलीहुड, जीने का, मे बी कंसीडर नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। बोलते लाइवलीहुड मतलब, लाइवलीहुड क्या होता है? मेरा लाइवलीहुड क्या है? टीचिंग। मतलब टीचिंग से मैं अपना लाइवलीहुड, अपना घर चला रहे हैं, अपना, तो सबका अपना अपना लाइवलीहुड है। मतलब मेरे को हक है कि मैं अपना काम कर सकूं, ठीक है, और अपनी जिंदगी डिग्निटी के साथ बिता सकूं, रिस्पेक्ट के साथ बिता दूं, उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा हक है और इसके लिए मैं क्लेम कर सकती हूँ। ठीक है, एक उदाहरण देके इन्होंने बताने की कोशिश की कि राइट का मतलब क्या है। हो गया। आफ्टर अवर बेसिक नीड गेट्स, ये क्या है बेटा?
मीट, तो ये मीट है, ऊपर ही लिख देते इससे तो काट करके आप। आफ्टर अवर बेसिक नीड गेट्स मीट वी परस्यू है, और परस्यू में एच नहीं होता, परस्यू अवर टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट। बोलते एक बार हमारी बेसिक जरूरतें पूरी होंगी तब तो हम अपने शौक पूरे कर पाएंगे, अपनी स्किल पूरी कर पाएंगे, अपने जो टैलेंट है उनको बाहर निकालेंगे। यहाँ मैं भूखी मर रही हूँ और मैं अपनी टैलेंट और इंटरेस्ट का क्या सोचूं, पहले तो मेरा लाइवलीहुड जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी होंगी तब तो मैं अपने शौक पूरे करूंगी। तो आफ्टर अवर बेसिक नीड गेट्स, बोलते जैसे ही मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तब मैं परस्यू कर सकती हूँ अपने टैलेंट और अपने इंटरेस्ट को। फॉर दिस वी नीड फ्रीडम, और उसके लिए हमें आज़ादी चाहिए एक्सप्रेस करने की अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को, एंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, और वो सबके लिए ज़रूरी है जिससे वो अपना एक्सप्रेस कर सके अपने टैलेंट और इंटरेस्ट को। वो उसका फ्रीडम सबको होना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम सबको होना चाहिए, सारे ह्यूमन बींग्स को होना चाहिए। और बीइंग अलाउज अस टू एक्सप्रेस अवर बिलीफ्स, और हमें ये भी परमिशन होनी चाहिए कि हम अपने बिलीफ्स, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकें। ऐसा समाज होना चाहिए जो हमें ये सब कुछ करने दे। अपना लाइवलीहुड हमारा हक है, हमारा टैलेंट, हमारे इंटरेस्ट को परस्यू करना, ये फ्रीडम हमें मिलना चाहिए, ठीक है। और हम अपने बिलीफ और ओपिनियन को किसी के आगे रख सकें, ये भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अलाउ करना चाहिए। कह रहे राइट सच एज द राइट to livelihood and freedom of expression, which are important for all human beings which live in the society, are described as universal rights। बोलते ये है क्वेश्चन आ सकता है अलग से, यूनिवर्सल राइट्स कौन कौन से? दो राइट्स इन्होंने यहाँ मेंशन किए, एक तो राइट्स ऑफ द लाइवलीहुड और दूसरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। ये दोनों ह्यूमन के सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, और ये सब इन्हें हम यूनिवर्सल राइट्स भी कहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सेकेंडली सम राइट्स आर नेसेसरी फॉर आवर वेलबींग, और कुछ हमें अच्छे से रहने के लिए जरूरी है। एक तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए लाइवलीहुड जरूरी था, ये ना कि मैं किसी भी तरीके से गलत करके नहीं, मतलब अच्छे तरीके से मैं अपना घर चला सकूं, अपना नीड पूरी कर सकूं। दूसरा है नेसेसरी फॉर वेलबींग, फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन। अब एजुकेशन से मैं और बेटर निकल के आ सकता है इंसान, और कुछ बेटर कर सकता है। ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है उसका टैलेंट डेवलप करने में, उसकी स्किल। एजुकेशन क्या करती है? अब आप एजुकेशन ले रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप एक अच्छे पर्सन बन रहे हो। आप किसी भी काम में जाओगे तो आपकी स्किल निखर के आएगी एजुकेशन के बाद। ऐसे तो एजुकेशन से पहले तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, 5th पास हो, 10th पास हो, +2 हो, कोई पूछेगा नहीं। आजकल तो ग्रेजुएट को नहीं कोई पूछता, ठीक है। तो ये एजुकेशन जो है वो क्या करती है? डेवलप करती है आपके टैलेंट को, आपकी स्किल को। इन दिस सेंस राइट टू एजुकेशन इज ए यूनिवर्सल राइट। तो इस सेंस में राइट टू एजुकेशन भी यूनिवर्सल सेंस है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे टैलेंट को और हमारी स्किल को निखारने में, उभारने में मदद करती है। इन दिस सेंस राइट टू एजुकेशन इज ए यूनिवर्सल राइट, बट ये क्या है? Activities which are injurious to our health and well-being cannot be regarded as a right। बोलते बट ये यूनिवर्सल राइट है जो हमारी टैलेंट और स्किल को इम्प्रूव करते हैं, और वो है एजुकेशन राइट। बट अगर हम बात करें कि हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, हम फ्रीडम से जीना, उसमें हम स्मोकिंग शुरू कर दें, हम उसमें ड्रग्स लेना शुरू कर दें, तो वो गलत है। तो वो क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि उससे हम अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, और उससे हमारे बिहेवियर में भी चेंज आती है, और वो डेंजर, दूसरों को भी डेंजर है। अगर मान लो जैसे जो स्मोकिंग करता है या जो ड्रग्स लेता है, अगर उसे प्रॉपर टाइम पे वो नहीं मिलती है तो उसका जो गुस्सा है परिवार वालों पे निकल के आता है, समाज वालों पे निकल के आता है। तो क्या होता है? उससे समाज खराब होता है, उससे समाज को इफेक्ट होता है, और जिस एक्टिविटी से समाज को इफेक्ट होता है वो एक्टिविटी गलत होती है।
मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, बलराज बताओगे? मीनिंग ऑफ, हाँ बोलो, क्या क्या बताया मैंने? कुछ बताया मैंने, तब से बोल रही हूँ मैं। कुछ तो समझ आया होगा। पहले तो राइट का मतलब बताओ ना। राइट का मतलब क्या निकल के आया? राइट वो होते हैं जिसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं, और अगर वो राइट हमसे छीने जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट जो है वो हार्म हो रही है जिस भी, ठीक है। और क्या बोला मैंने? ये मैंने कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, हम अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकें, वो भी हमें हक होना चाहिए। राइट टू, ये एक यूनिवर्सल। और लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन भी यूनिवर्सल राइट है, क्योंकि एक तो इससे हमें एजुकेशन मिलती है, दूसरी इससे हमारे टैलेंट इंप्रूव होता है, तीसरा इससे हमारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। और बट राइट टू एक्सप्रेशन या राइट टू उसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम लोग, फ्रीडम का मतलब ये नहीं हो गया कि हम स्मोकिंग करने लग पड़े, हम ड्रग्स करें, क्योंकि जब आप ड्रग्स पीते हो, जब आप स्मोकिंग करते हो, इट डजंट हार्म टू यू ओनली, बट जब आपको वो नहीं मिलता है तो आप समाज को भी हार्म करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो इस पैटर्न में आपका बिहेवियर खराब होता है और दूसरों के राइट्स को भी आप इफेक्ट करते हो, ठीक है। अब है मेरे पास लीगल राइट्स एंड द स्टेट, लीगल राइट्स एंड द स्टेट। ये क्या है? अंकल क्लेम फॉर ह्यूमन राइट्स अपील टू our moral self, their effectiveness of dependent on a variety of factors, the most important of which is government and legal support is why the legal acknowledgement of the right is given such high priority. ये सच में अंकल ही है? बुक निकालोगे? बुक मुझे तो नहीं लग रहा। अंकल क्लेम फॉर ह्यूमन राइट्स, अंकल क्लेम फॉर ह्यूमन राइट्स अपील to our moral self, their effectiveness is dependent on a variety of factors, the most important of which is government and legal support. The legal alignment of the right is given such that many countries have a Bill of Rights enshrined in their constitution. First constitution are the highest law of the land. Constitution, convention, whatever confers human rights mentioned in the constitution of the छोटा ही होना है मैडम ना तुम्हारी बस ये सोचती है बस मेरे पास ट्यूशन आ जाए, ये है मैडम को। कहाँ है? और लंबे लंबे आंसर जान बूझ के, ये नहीं है लीगल राइट्स। इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी होगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये लिखवाया है नोटबुक में है? ये वही तो नहीं है? नहीं, हाँ क्या बेटा? क्या इधर से लर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो मैडम काट देती है आपके आंसर, फिर कहीं और से करो तो। कुछ क्वेश्चन यहाँ से लिखवा देगी, कुछ वहां से, कुछ
तीसरी बुक से जान जान से बच्चों को तंग करने के लिए हैं, उसमें सही लिखवा दे तू। लिख दे, इसमें भी कम ही आएंगे ना। नहीं, ये नहीं है। चलो तुम पहले ह्यूमन राइट्स कर लो, फिर ये नोटबुक मेरे पास छोड़ो, फिर मैं इसको क्लियर करती हूँ। हैं, मैंने क्या करवाया आपको? मैंने एक तो मीनिंग ऑफ राइट्स करवाया, और अभी मैं करवाने जा रही हूँ आपको ह्यूमन राइट्स। ठीक है। ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स विच ऑल ह्यूमन बीइंग वर एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। बोलते इंसान होने के नाते जो हक मिलने चाहिए, उन हकों को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। ठीक है। करें, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। बोलते वो ये जो राइट्स बनते हैं वो इस बेस पे बनते हैं कि जिस हर इंडिविजुअल को उसकी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, गरीब अमीर चाहे किसी भी उसका वो है लेवल का, हर लेवल के इंसान को उसकी रिस्पेक्ट किसी की नहीं जानी चाहिए, उस तरह से हक बनने चाहिए इंसान के। द फंडामेंटल assumption being the concept of human right is that every person is a moral and a rational being। बोलते फंडामेंटल राइट्स बनाने का जो इंसान के लिए मॉरल है वो ये है कि कोई भी इंसान उसको ढंग से ट्रीट हो, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड फंडामेंटल, दीज आर, और ये राइट यूनिवर्सल है, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। दैट दे बिलोंग टू ऑल ह्यूमन इनरिस्पेक्टिव ऑफ। बोलते इसका क्या मतलब है? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है मतलब चाहे कोई काला है, कोई गोरा है, कोई किसी भी धर्म का है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, वो सब के लिए सारे हक बराबर हैं। और दीज आर आल्सो फंडामेंटल बिकॉज वंस गिवन दिस कैन नॉट बी टेकन। सरकार कॉन्स्टिट्यूशन एक बार इसको दे दे, ये किसी इंसान से छीने नहीं जा सकते, वो उसके लिए क्लेम कर सकता है, वो हो गए ह्यूमन राइट्स। अब बोल रहे हैं दे अप्लाई टू एवरीवन, ये सबके लिए है, रिगार्डलेस वेयर दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से है, व्हाट दे बिलीव फॉर, वो क्या बिलीव करता है, किस तरीके से वो रह रहा है। जो सरकार ने हक दिए हैं वो सबको दिए हैं, एक बराबर दिए हैं, चाहे वो किसी भी जगह रहता है, चाहे वो किस तरीके से भी रहता है, लेकिन जो उसके हक है वो है। बट दे कैन बी लिमिटेड इन सम सर्कमस्टांसेस लाइक, वो तो कई सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, जैसे कि कई बार ऐसा सरकार लगा देती है कि 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि मतलब ये आजादी नहीं रही 4 लोगों को इकट्ठे मिलने की, सरकार ने छीन ली 2 दिन के लिए। तो वो क्या है, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि शायद ऐसा कुछ हो गया है उस एरिया में कि आपकी आजादी छीनी जा रही है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होगा, वो 1 या 2 दिन या 3 दिन या 7 दिन, इससे बड़ा नहीं। वो होगा भी आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होगा लीगली। Although the pressure of the human rights can be traced to ancient Indian, बोलते although pressure of the human rights can traced to the ancient Indian philosophy and culture, the concept of formally originated at the international level in 1948। बोलते बड़े पुराने समय से वैसे इंसान के हकों को ट्रेस किया जा रहा है, उसके कल्चर को ट्रेस किया जा रहा है, लेकिन फॉर्मली ये जो राइट्स बनाए गए वो 1948 में बनाए गए विद द यूएन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स लिस्टिंग 30 राइट्स फॉर ऑल द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। बोलते 1948 में यूएन डिक्लेरेशन हुआ और उसमें ह्यूमन राइट्स की लिस्ट सामने आई, और उस लिस्ट में 30 राइट्स जो हैं वो लोगों को दिए गए अक्रॉस द ग्लोब, पूरे संसार में। तो कह रहे हैं सम ऑफ द विवो राइट्स क्लेम आर लिविंग पुट फॉरवर्ड इन आवर कंट्री टुडे विच आर, बोलते कुछ जो हक हैं वो फॉरवर्ड किए गए कंट्री में अभी,
कुछ अभी, जैसे अब ये लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है नए, बोलते 1948 से पहले भी प्रेशर था कि ह्यूमन राइट होने चाहिए, इनको ट्रेस करो, मतलब फिलोसफी कल्चर सब पता कर रहे थे, लेकिन यूएन ने 1948 में 30 राइट्स की लिस्ट निकाली अक्रॉस द ग्लोब, बोलते लेकिन अब कुछ जो है, कुछ राइट्स जो है वो अभी लेटेस्ट आए हैं, और उसमें एक है राइट टू ट्रेवल, ठीक है, राइट द राइट of travel people, the travel people dependent forest of land for livelihood since ancient times. According to them, they demand are justified and essential for leading a secular and respectful life. बोलते right ऑफ ट्रेवल पीपल, बोलते लाइवलीहुड के लिए लोगों को यहाँ से वहां जाना पड़ता है, मतलब अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना पड़ता है, किस लिए? लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड क्या? रोजी रोटी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो कह रहे हैं कि जाना पड़ता है, तो ये हक सबको होना चाहिए, सभी लोगों को होना चाहिए कि वो ट्रेवल कर सके, ठीक है, रिस्पेक्टफुली एसेंशियली। द राइट ऑफ चिल्ड्रन अगेन बॉन्डेड, क्या है, कलर है, लेबर, बॉन्डेड लेबर। द राइट ऑफ चिल्ड्रन अगेन बॉन्डेड लेबर, चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, क्या है, country. They must have the freedom any kind of exploitation or bonded labor. बोलते उन्हें इतना फ्रीडम होना चाहिए बच्चों को कि उनसे कोई जबरदस्ती का लेबर ना बना दे, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे, क्योंकि वो देश का फ्यूचर है। तो ये लेटेस्ट क्या है, ये लेटेस्ट राइट्स है कंट्री के। द राइट टू एजुकेशन, ये तो पुराना है। द एवरी चाइल्ड टू बिटवीन 6 to 14, हाँ, उसको फ्री एजुकेशन जो है दी जा रही है, ताकि उसका बेस्ट पोटेंशियल बच्चों का निकल करके सामने आए और वो देश के काम आए, डेवलपमेंट के काम आए। उठा लो, ये कर लो। कल एक ही क्वेश्चन रहेगा हमारा लीगल वाला, जब आओगे पहले नोटबुक मेरे पास छोड़ना, मैं इसको रीड करूंगी, इसमें कुछ गलतियां वो ठीक करूंगी, फिर समझाऊंगी। निरंतर ने कल टेस्ट दिए हैं, निरंतर ने भी दिया है एक टेस्ट यार, निरंतर टेस्ट छोड़ के गया, लेकिन मुझे नोटबुक, ये किसकी नोटबुक है? हाँ, निरंतर की है। चेकड है। हाँ बोलो आरोही, क्या बोल रहे हो आप बेटा? 5-10 हो गए, तो आप ऐसा करो, ये दे दो मेरे पास। हाँ, ये नहीं, ये वाली नहीं। अच्छा, केमिस्ट्री करो। नहीं मतलब अभी तो आपके पास ये बुक है, तो ये 2 डायग्राम्स तो ड्रॉ कर लो ना, प्लांट्स और एनिमल्स के अच्छे। ये बेटे पेंसिल से बनाया करो यार, है पता? क्लियर हो गया? बंद कर दो। केमिस्ट्री करो। केमिस्ट्री का क्या कर रहे हो? वो तो कर रहे हैं, जब तक एंजल नहीं आती तब तक ऐसा करो ना, आप पिछला रिवाइज कर लो, या फिर रिडॉक्स वाला क्लियर कर लो। जब जी आप यहाँ आ जाओ। क्या क्या होमवर्क है आज? है? देखो कौन से चैप्टर का टेस्ट है आपके? 6th?
एनाटॉमी है। कौन से चैप्टर का बेटा? दिखाओ जरा, इधर लाओ। नोटबुक में लिखवाया होगा, बुक से क्या करोगे? बुक से रीडिंग के लिए बोला है, तो लाओ नोटबुक लेके आओ। तुमने करेक्शन नहीं की गुरशान? गुरशान तुम एक तो नंबर कम लेते हो टेस्ट में, ऊपर से तुम उसको करेक्ट ही नहीं करते हो। क्यों गुस्सा दिलाते हो तुम? यही रखो उसको 9 बजे तक, यही करेगा 8 से 9 करेक्शन। जल्दी करो। गुरशान ये 1 महीना ना तुम्हारे लिए बहुत टफ होने वाला है, इस हिसाब से अगर तुमने करना है, इंसान बन जाओ। 1 महीना तुम ढंग से नहीं रह सकते कि एग्जाम है 15 दिन उससे पहले और 15 दिन एग्जाम में, 12 महीने होते हैं। ये 1 सितंबर का महीना लगाना होता है, एक लगाना होता है फेब 15 से लेकर 15 मार्च तक, वो नहीं लग पाता तुम लोगों से ढंग से। बड़े हो गए हो अब। जल्दी आओ जब जी, क्या कर रही हो? क्यों? अरे यार इस नोटबुक की बात नहीं, नोटबुक किस लिए ले ली मैडम ने? कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है? घर तो नहीं भूल गई हो तुम नोटबुक? ऐसा कैसे होता है? टेस्ट दे देती है मैडम और नोटबुक रख लेती है, हैं? ये पहले इसके वर्ड मीनिंग याद करो, ये वर्ड मीनिंग सुनाओ मुझे सारे, ठीक है? जल्दी कर लो। और क्या क्या क्वेश्चन आंसर कितने हैं यार? ये तो इसमें सॉल्व कर लेने थे तुमने, हैं? ये भी नहीं सॉल्व किए होंगे, नोटबुक में सॉल्व किए हैं ये? पहले वर्ड मीनिंग याद करके आओ, फिर बात करते हैं, मैं देखती हूँ फिर क्या करना है। जल्दी से याद करके आओ। जल्दी कर लेना, इसी पे मत बैठ जाना, बहुत स्लो हो तुम। हाँ, क्या करोगे आज? पैराग्राफ सारे कर लिए? अभी भी रहते हैं? नहीं, एक बात बताओ, एक एक बार सभी हो गए? एक एक बार सभी हो गए? ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार भी नहीं हुई है? ऐसे ग्रामर का कोई ऐसा पार्ट जो एक बार भी नहीं किया आपने? ऐसी कोई चीज नहीं है, सब कर ली।
और आप ये कह रहे हो कि पैराग्राफ कितने लिखवाए आपको? 2 पैराग्राफ लिखवाए आपको, और 2 फॉर्मल लेटर्स भी आपने याद कर लिए। क्यों नहीं लाए बेटा? पेपर है ना, बारिश लग गई ना बहुत। नहीं कोई नहीं है, डिंगरा आने वाला है, आर्यन डिंगरा के पास होगी, है ना, वो तब कर लेना, ठीक है। अभी ऐसा करो, आप मुझे वर्बली सुनाओ, दोनों पैराग्राफ्स और दोनों लेटर्स वर्बली सुनाने हैं विद स्पेलिंग, ठीक है, लिखने नहीं है, वर्बली सुनाने हैं। समझा की बात? फटाफट, तुम्हारे पास 15 मिनट है। देखो यार, ये तो गलत है ना, तुम पहले कहा तुमने बुक नहीं है, फिर तुम अब कह रही हो नोटबुक भी नहीं है, गलत है कि नहीं है? तुम पढ़ने आई हो, ओपन करके दिखाओ, बैग लेके आओ इधर। नोटबुक्स है? ये नोटबुक है, ये भी नोटबुक है, ये भी नोटबुक है। इतनी नोटबुक्स लेके आई हो और उसमें तुम इंग्लिश की नोटबुक ले आए हैं। दो सब्जेक्ट्स की ट्यूशन है तुम्हारी यहाँ, हाँ? ये स्कूल का बैग लाई हो तुम? दूसरी जेब ये खोलो, ये तो मैथ्स केस को डाल लो। इसमें तो तुमने कल लिखे थे दोनों ऐसे लेटर, सारे लिखे हैं। एनुअल स्पोर्ट्स है और माई स्कूल भी है, लेटर भी है। सर ने कल चेक नहीं किया ये? मैंने तुम्हें कहा सर को चेक करा के जाओ। पहले ये चेक करा के लो, ये चेक करा के लो, उसके बाद लर्न करो इनको। सब कुछ है इसमें, जो मैं लर्न करने को बोल रही हूँ वो सब है इसमें। ये तो करो तुम, पहले सर से चेक करा के लो, गलत नहीं याद करना। खाली नोटबुक्स रख रखी हुई है। कायरा, तुमने अननेसेसरी नोटबुक्स रख रखी हुई है। जो नोटबुक भरी हुई है वो भी बिल्कुल खाली नोटबुक्स रख रखी है, और जो काम किया वो कोई नहीं डाली है। प्रोटोडर्म कहाँ से याद किया था आपने? प्रोटोडर्म लर्न किया था? प्रोटोडर्म कहाँ से लर्न किया? कहाँ दिखाओ। ये यहाँ से याद किया? ये तो मैच नहीं कर रहा इसके साथ, तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही अलग है? और ये क्या है? डी, जब यहाँ कह दिया कि पेरिसाइकिल और उसके बाद बोला डिलिमिटेड बाय, सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल एंड डिलिमिटेड बाय एंडोडर्मिस, आप कह रहे एपिब्लिमा है। फिर नंबर कह रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आधा ठीक है, आधा नंबर लेने के लिए लिख रही हूँ। जाओ।
केमिस्ट्री कर रहे हो आप? एनसीईआरटी दे दो मुझे बायो की। एनसीईआरटी वाली ड्रॉ की है ना? हाँ जी। पेपर कैसा हुआ है? आते थे क्वेश्चन? सच्ची दिखाओ। बाईस का कैसा हुआ पता लगा? है थोड़ा सा, मतलब कितने नंबर का? फिजिक्स का हुआ है। मेरा ये तो ठीक था केमिस्ट्री का। ये वाला मुझे आता नहीं था, मैंने देख के कर लिया। किससे देख लिया? लड़की है उसका बड़ा सही है हुआ। और टॉप पर है। लड़कियां टॉपर होती हैं और तुम लोगों को गाड़ियां दे दो और घूमते रहो बस। बारिश देखो पेपर तो इजी है। ये मैंने टिक किए हुए हैं सारे। हाँ ये सही है, ये तो सही है बायो के। मुझे इसमें डाउट है, ये वाला ये कंपाउंड में क्या लिखा तुमने केमिस्ट्री में? कंपाउंड क्या? इट इज कंपोज्ड ऑफ क्या? Which of the following property does not describe a compound इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट by physical means? हो जाता है ना मैम वो, तो इसलिए इन्होंने नॉट लिखा हुआ है। तो ऐसा ठीक हुआ। ये है गलत। Which of the following property does not describe a compound? ये डी है इसका आंसर। गलत है ये तुम्हारा। ये तो फिजिक्स का है, ये सही है। एजर्शंस बोल रही थी कल, एजर्शंस कर लो तो भागने की इतनी जल्दी आती है तुम लोगों को। तो ठीक थे मैम, तीनों ठीक थे। ये डायग्राम पे क्या क्वेश्चन है? ये डायग्राम शोज एनिमल सेल विद सम ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स एक्स इज आल्सो सेल ऑर्गेनेल्स। अब बताओ क्या बताया तुमने इसको? मैम इसमें ईआर लिखा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी पूरा नाम लिख देना था यार। मैम वो लड़की ने कहा जल्दी जल्दी मैम पेपर ले रहे थे वापस, उसने कहा ईआर। तुम्हें पढ़ाया हो तो तुम्हें मैम डायग्राम से थोड़ी पता था मुझे। तो चले जाओ, थाईलैंड जाओ, आगरा जाओ। पढ़ने की बारी होती तो तुम्हारे घूमने से तुम्हारे को फुर्सत नहीं मिल रही। सोचता है एक दिन में मैं पूरी साइंस कर लूंगा। हीरोपंती खत्म नहीं होती तुम लोगों की। दुनिया देखनी है पहले और पढ़ना है तुम लोगों ने बाद में, तो कैसे आएगी पढ़ाई? वो लड़की भी तो पढ़ ही रही है ना जिससे तुमने देख के आ गए। ये इसका क्या किया? द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एक्सप्लेन। इसमें याद नहीं क्या लिखा था, बस लिखा जरूर था। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा एटीपी सिंथेसिस का। इट विल लीड टू द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। पता है एनर्जी की कमी पड़ जाएगी सेल को का एक्टिविटीज के लिए। 2-3 पॉइंट थे सत्यानाश तो कराए हो, पूरा अच्छा हो गया। पढ़ना 10 दिन बचे पेपर को, ढंग से पढ़ लो। अब छुट्टियां कम करो, हर दूसरे दिन छुट्टी, हर दूसरे दिन छुट्टी। जाओ मैथ्स कर लो पहले। इधर आओ, स्ट्रक्चर गलत बना दिए हैं।
अच्छा डाइकोट रूट है, ठीक है, ठीक, जाओ। तुमको बोला कलर यूज करो इसमें, इन्होंने देखो इन्होंने भी कलर यूज किया हुआ ना, रेड वगैरह ब्लू है। बोला था मैंने बेटा, मैंने बोला ये डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा, बड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कलर यूज करो तो डिस्टिंग्विश करने के लिए। लेटर फिर से करना है तो बुक नोटबुक लाई नहीं हुई है, क्या ड्रामा है ये सारी। दो बुक्स तुम खाली, नोटबुक्स दो खाली दे दिया तो लर्न करो उसको फिर। और क्या फिर, लिखू नहीं, सुनाना है, सुनाना है, सब लर्न करो, सुनाना है। आ जाओ +1 केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ढंग से कर बनाओ, दो स्ट्रक्चर गलत कर दिया आपने। ये तो एक लीफ का भी स्ट्रक्चर सही नहीं है। हाँ बेटा ऐसा थोड़ी होता, टेस्ट दिया उसको ढंग से तैयार कर लो। खुद को पता लग जाता है कि इतने % मेरी तैयारी है, कि मेरे इतने % नंबर आएंगे। नहीं मुझे और तैयार करना है, मुझे टाइम यूज करना है, लेट नाइट जागना है, तो मैं तैयार कर लूंगी। है अब बताओ क्या नंबर दूं, इसमें स्ट्रक्चर ही गलत कर दिए। और दोनों ड्रॉ करने थे, मोनोकॉटन रिडल्स का भी था। आगे ध्यान दो, खुद को पता होता है ये मेरे नंबर नहीं आएंगे, मेरे को तैयारी करनी है अभी। फिर ऐसे चेकिंग भी करो और फिर उसमें टाइम वेस्ट करो।
हाँ बोलो बेटा। ओके केमिस्ट्री दे दो। क्या क्या किया था वो निकालना आ गया आपको? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देना, एक दे रही हूँ। द शॉर्टेज ऑफ डस्टबिन है क्या है? किस चीज के ऊपर है ये? शॉर्टेज ऑफ डस्टबिन है। हाँ लिखो। बुक का है, मॉडर्न बुक का है। आगे है ना, लिखो निकालो। H2SO4 में S का निकाल के दो और Ne2S2O3 में भी सल्फर का निकाल के दो। H2SO4 में सल्फर, दोनों में सल्फर का निकालना है। एक है H2SO4 और दूसरा है Ne2S2O3। S2O3 people do not switch away garbage into dustbin। नहीं, एक मिनट। people do not throw होना चाहिए था। थ्रो सर से पूछ के, सर ने लिखा है ना, सर से पूछ के आओ। क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तुम लोगों को? हाँ कितनी बार बोलूं? Na2S2O3। प्लस माइनस लगाया करो आगे। ये कैसे किया तुमने? रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रही तुम? हाँ रिप्रेजेंट करो ना, फर्स्ट उसमें रिप्रेजेंट करो क्या क्या किया तुमने। आंसर ये +2 है या -2 है? +2 ये भी +2 ये भी +2। इसका आंसर भी +2 है? 6 है, ठीक है। हाँ दिखाओ, ऊपर रखो, ऊपर रखो, करो।
जल्दी करवा रोही। आपने पिंक वाले क्वेश्चन याद कर लिए थे, ये वाले दूसरे चैप्टर में वो कर कंसेप्चुअल हो गए थे ना, 2 पार्ट्स। वो कंसेप्चुअल हो गए सारे। एक पार्ट 3 है, एक कंसेप्शन करा था, समरी करी थी, और दूसरे जो एमसीक्यूज और असर्शन भी कर लेना आज। आज एमसीक्यूज और असर्शंस कर लेना और फिर कल रिवीजन करना, परसों टेस्ट दो उसका। हाँ ठीक है। तुम्हारी ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। ऑक्सीजन कहाँ चलेगी? आंसर कैसे सही आ रहा है? मैंने लिखा नहीं ऑक्सीजन, मैंने ऐड करा। मतलब उन्होंने लिखा हुआ कि मैंने ऐड करा। नहीं, हमें तो यहाँ भी नहीं दिख रहा। हमें तो गलत है, बस वो गलत है। ये किसका है? इसको देखो, ध्यान दो। ऐसे नहीं होगा कि उधर से सुन लिया तो फिर वो लिख दिया और पता है नहीं कैसे करना है। वो लिखा नहीं मैंने, देखो ऐड तो मैंने किया ही है, वो मैंने वो कर लिखना नहीं है, मैंने ऐड किया। ठीक है। टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन क्या करने जा रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 10th क्लास में हमने किया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए थे। याद है कुछ? बोलो। कॉम्बिनेशन जो 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिकम्पोजिशन जो 2 एक कंपाउंड जो 2 पार्ट्स में ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एग्जांपल Na प्लस Cl NaCl बनाता है, और उसी को ब्रेक, अगर NaCl वाला है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस H2O पड़ा है, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस से अगर ब्रेक करेंगे तो H2 वाला हो जाएगा। और ठीक है, तो अब हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। व्हेन 2 और मोर देन 2 substances combine together to give a single compound. When single compound break up to give 2 or more than 2 एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस, जो भी। ये हो गया, डेफिनेशन क्लियर होती जा रही है। एग्जांपल साथ में एक एक दो दो करते जाना सबके। ठीक है। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, तो ये मोर रिएक्टिव है तो ये इसको डिस्प्लेस कर। अगर नहीं होगा, बाई चांस नहीं होगा, तो आप क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। तो क्या लिखोगे आप? नो रिएक्शन। इसके बाद है मेरे पास मेटल डिस्प्लेसमेंट। बोलते कई जगह जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट है और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? 2 है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपने आप में 2 तरह के हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल। ये हमने नहीं किया था 10th में, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है। जैसे कि इसमें ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर देगी। तो कॉपर, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके आ गया, तो यहाँ तो मेटल डिस्प्लेस हुई। और जैसे ही नॉन मेटल की बात आएगी, इस केस में सोडियम है और सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पे किसको? हाइड्रोजन को। हाँ, जो भी है, मतलब पर मेटल को नहीं, नॉन मेटल को। हाँ, उसके बेस पे होगा। और मतलब आपने अगर आपसे नॉन मेटल की डिस्प्लेसमेंट का मांगा तो आपने वो 2 याद करके रखने हैं, और मेटल का मांगा तो 2 याद रखने। क्लियर है? इसके बाद है मेरे पास डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद है आपको? आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन याद किया था। ये उसी की दूसरी फॉर्म है, उसी की ये दूसरी फॉर्म है। कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आर स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट इन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ये देखो, ध्यान से देखो, ये है एलिमेंट,
ठीक है। यहाँ पे ये कौन सी स्टेट में है, जीरो में, किस स्टेट में, जीरो में, और यहाँ पे -3 में, और यहाँ पे +1 में। एक ही एलिमेंट कई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट कई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे तो उसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इज इट ओके। यहाँ तो ये मतलब एलिमेंट्री फॉर्म में है तो जीरो, एलिमेंट्री फॉर्म में कोई चीज होगी तो उसे मैंने पहले कहा है सॉलिड स्टेट में या एलिमेंट्री फॉर्म में होगी तो वो क्या होगी। हाँ जी, आइए आइए, ओके ओके ओके, बैठे, आप बैठ जाइए। तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है, और ये सॉलिड स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में हमेशा जीरो रहेगी, इसलिए ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, तो इन सब की जीरो है, जीरो है। और जैसे ही ये इनके साथ कंबाइन किया, एक यहाँ पे PS3 बना, यहाँ पे H3PO2 बना। जब ये जो P है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, आप ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना आ गई आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका +1 आएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका -3 आएगा, और इसका निकालोगे तो 0 आएगा। तो क्या हुआ, हर कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। अगर करे तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, लेकिन यूजुअली करते हैं अलग, ये अलग कंपाउंड है, ये हाँ, अलग है, ये अलग है, हाँ सब में अलग अलग। हाँ, तभी तो निकालनी पड़ रही है, तभी तो हर कंपाउंड की निकालनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरी डेफिनेशन, और ये हो गए मेरे एग्जांपल्स, और ये मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपने, इससे आपका फिर ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसकी। ये आपके पास जो आज का काम रहेगा वो एक तो ये प्रॉब्लम, ये पिंक वाली जो आप कर ही नहीं रहे 2 दिन से, एक ये पिंक वाली प्रॉब्लम सारी यहाँ तक, ये जो है 2, और ये पिंक वाली प्रॉब्लम्स, और ये इसके अलावा उसके एजर्शंस और एमसीक्यूज, जिस चैप्टर का टेस्ट है परसों या चौथ हो ही जाएगा, अब रिवीजन ही करनी है अब, नहीं थर्सडे, ठीक है, होगा वो तभी जब पूरी रिवीजन हो जाएगी, एक बार मतलब की हुई चीजों की दोबारा रिवीजन हो जाएगी, चाहे फिर वो फ्राइडे को लूँ मैं, क्यों, फ्राइडे को 12 का टेस्ट है, कुछ नहीं होता, चल कुछ नहीं होता, टेस्ट देना ही नहीं है बस, ठीक है, चलो ठीक है।